अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीबीसी का लेक्चर नंबर 17 है और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 41। इससे पहले ऑर्डर 41 पे 2 पार्ट्स में ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले हम रूल 1 से लेकर रूल 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम रूल 16 से लेकर रूल नंबर 22 तक डिस्कस करेंगे। ये रूल्स किस हवाले से हैं? प्रोसीजर ऑन हेयरिंग, यानी कि जब कोर्ट अपील को एडमिट करेगा उसके बाद हेयरिंग के दौरान जो प्रोसेस होगा वो इन रूल्स के अंदर बताया हुआ है। तो वन बाय वन हम इन तमाम रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 16 किस हवाले से? राइट टू बिगिन, यानी कि ऑन द डे ऑफ हेयरिंग जब एपिलेंट और रिस्पोंडेंट अपेयर होंगे तो राइट टू बिगिन किसका है, यानी कि हेयरिंग सबसे पहले किससे स्टार्ट होगी? एपिलेंट से स्टार्ट होगी। सबसे पहले कोर्ट किसको सुनेगा? एपिलेंट को सुनेगा। इसकी एक और वजह भी ये है क्योंकि जनरली प्रिजम्पशन अटैच होता है तमाम कोर्ट के डिसीजन के साथ, चाहे वो लोअर कोर्ट के डिसीजन हों, हायर कोर्ट के डिसीजन हों। तो एक प्रिजम्पशन होता है कि कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो हमेशा करेक्ट हैं। तो जो भी ये कहता है कि जो डिसीजन है वो इनकरेक्ट था, तो वही उसी के ऊपर बर्डन होता है कि वो ये शो करे कि हाउ इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्ट किसको सुनेगा? एपिलेंट को सुनेगा। और एपिलेंट को सुनने के बाद कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो अपील को डिसमिस कर सकता है एट वंस, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि अपील को डिसमिस कर देना चाहिए तो कोर्ट एट वंस अपील को डिसमिस कर सकता है। और अगर कोर्ट अपील को एट वंस यानी कि फ़ौरन डिसमिस नहीं करता तो कोर्ट रिस्पोंडेंट को भी सुनेगा, और रिस्पोंडेंट जो ऑब्जेक्शंस राइज करेगा उस अपील के ऊपर तो एपिलेंट को राइट दिया जाएगा कि वो उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर रिप्लाई भी कर सके। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 भी किस हवाले से? ये कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो अपील को डिसमिस कर सकता है। तो रूल नंबर 16 कब है? कि जब ऑन द डे ऑफ हेयरिंग एपिलेंट और रिस्पोंडेंट अपेयर होते हैं तो कोर्ट उन्हें सुनेगा। जबकि रूल 17 किस बारे में बात करता है? डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट्स डिफ़ॉल्ट, यानी कि ऑन द डे ऑफ हेयरिंग जो डेट हेयरिंग के लिए फ़िक्स की हुई है उस डेट को अगर अपीलेंट कोर्ट में अपियर नहीं होता, हेयरिंग नहीं करता, तो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिसमिस अपील। फिर इसी रूल का सब रूल 2 के हवाले से हेयरिंग अपील एक्स पार्टी। तो अगर अपीलेंट अपेयर नहीं होता तो कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकता है, लेकिन अगर अपीलेंट अपेयर होता है, रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं होता, तो कोर्ट उस मैटर को एक्स पार्टी सुनेगा, यानी कि सिर्फ अपीलेंट को कोर्ट सुनेगा, एक्स पार्टी हेयरिंग होगी। ठीक है, तो रूल नंबर 17 क्या कहता है कि जो डेट कोर्ट ने हेयरिंग के लिए फिक्स की हुई है अपील के लिए, उस डेट को अगर अपीलेंट अपेयर नहीं होता तो कोर्ट अपील को डिसमिस कर देगा, और अगर अपीलेंट अपेयर होता है, रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं होता, तो कोर्ट एक्स पार्टी हेयरिंग होगी, यानी कि कोर्ट सिर्फ अपीलेंट को सुनेगा। ठीक है, यहीं पे जो बेयर एक्ट में जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इस रूल के अंदर उसको भी समझ लें क्योंकि वो आगे रिपीटेड यूज़ होगा। रूल नंबर 17 के अंदर क्या लिखा है? वेयर ऑन द डे फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजर्न, यानी कि वो दिन जिस दिन हेयरिंग होनी है, या फिर ऑन एनी अदर डे टू विच द हेयरिंग में बी एडजर्न, यानी कि उस दिन जिस दिन पर हेयरिंग को एडजर्न किया है, यानी कि जो डेट कोर्ट ने हेयरिंग के लिए फिक्स किया, अगर किसी वजह से कोर्ट को उस मैटर को एडजर्न करना पड़ता है किसी फ्यूचर डेट पर, तब की बात हो रही है। ठीक है, तो उस डेट पर अगर अपीलेंट अपेयर नहीं होता तो कोर्ट डिसमिस कर देगा अपील को, और अगर अपीलेंट अपेयर होता है, रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं होता, तो कोर्ट मैटर को एक्स पार्टी सुनेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 18। ये भी किस हवाले से है? ये कोर्ट की पावर्स के हवाले से रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ अपील। तो रूल 18 के अंदर डिसमिसल कब होगा? डिसमिसल ऑफ अपील वेयर नोटिस नॉट सर्व, यानी कि जब रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व नहीं हुआ, किस वजह से? इन कंसिक्वेंसेज ऑफ एपिलेंट्स फेलियर टू पे या डिपॉजिट कोस्ट, कि जब एपिलेंट ने कोस्ट डिपॉजिट नहीं किए, कोस्ट पे नहीं किए कोर्ट में, किसके लिए? नोटिस सर्व करवाने के लिए। तो रूल नंबर 18 क्या कहता है? व्हेन ऑन द डे फिक्स फॉर हेयरिंग, यानी कि उस डेट को जब कोर्ट ने उस मैटर को सुनना है, कोर्ट को ये पता चलता है इट इज़ फाउंड डेट नोटिस टू रिस्पोंडेंट इज़ नॉट सर्व, कोर्ट को ये पता चलता है कि रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व ही नहीं किया गया और इस वजह से रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं हुआ, बिकॉज जो एपिलेंट था उसने कॉस्ट डिपॉजिट नहीं किए नोटिस सर्व करवाने के लिए। देन कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिसमिस अपील। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कोर्ट उस अपील को डिसमिस कर सकता है। यहीं पर रूल नंबर 18 के अंदर प्रोविजन करके एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कि भले अगर नोटिस ना सर्व हुआ हो, लेकिन ऑन द डे फिक्स फॉर हेयरिंग, उस डेट के ऊपर जब हेयरिंग होनी है, अगर रिस्पोंडेंट आ जाता है, इफ़ रिस्पोंडेंट अपेयर, तो फिर कोर्ट डिसमिसल को ऑर्डर नहीं करेगा सिर्फ इस वजह से कि नोटिस सर्व नहीं हुआ। तो मकसद क्या है कि रिस्पोंडेंट अपेयर होना चाहिए। अगर रिस्पोंडेंट अपेयर होता है, भले नोटिस सर्व नहीं हुआ, अगर रिस्पोंडेंट अपेयर होता है तो कोर्ट डिसमिसल को ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 18 क्या कहता है कि अगर रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व नहीं हुआ डेट ऑफ हेयरिंग के बारे में, और वो नोटिस क्यों सर्व नहीं हुआ, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि एपिलेंट ने नोटिस के लिए जितने कॉस्ट पे करने थे वो पे नहीं किए, तो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू डिसमिस अपील ऑन द डे ऑफ हेयरिंग। इस डेट से पहले कोर्ट डिसमिसल का ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक, और अगर रिस्पोंडेंट अपेयर हो जाता है, भले ही उसे नोटिस सर्व नहीं हुआ, तो कोर्ट डिसमिसल का ऑर्डर नहीं करेगा।
फिर उसके बाद है रूल नंबर 19, ये रेमेडी प्रोवाइड करता है जब कोर्ट डिसमिसल का ऑर्डर करता है तो जो एपिलेंट है जिसकी अपील डिसमिस हो गई तो उसके पास क्या रेमेडी है, तो उसके पास रेमेडी है रूल नंबर 19 के अंदर। रूल नंबर 19 क्या कहता है कि अगर अपील डिसमिस होगी फॉर डिफ़ॉल्ट किसका है, एपिलेंट का है, तो वो जो अपील है वो री एडमिट की जा सकती है अंडर रूल 19। तो अपील कब कब डिसमिस होती है, अंडर रूल 11 सब रूल 2, ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 11(2) के अंदर कब अपील डिसमिस होती है कि जब कोर्ट ने हेयरिंग के लिए डे फिक्स किया हो, किसकी हेयरिंग के लिए, एपिलेंट की हेयरिंग के लिए। तो जब कोर्ट ने डे फिक्स किया हो एपिलेंट की हेयरिंग के लिए और उस डेट को अगर एपिलेंट अपियर नहीं होता तो कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर रूल 11 सब रूल 2 कि वो उस अपील को डिसमिस कर सकता है। फिर उसके बाद अंडर रूल 17 अगर अपील डिसमिस होती है, रूल नंबर 17 और 18 अभी आप पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 17 के अंदर कब अपील डिसमिस होती है कि जब डे ऑफ हेयरिंग फिक्स हो और उस डेट का रिस्पोंडेंट को भी नोटिस दिया हुआ हो, तब अगर एपिलेंट अपियर नहीं होता तो कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिसमिस अपील अंडर रूल 17। उसके बाद रूल नंबर 18 के अंदर कब डिसमिस होती है कि जब ऑन द डे ऑफ हियरिंग ये पता चलता है कि रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व ही नहीं किया गया, तब भी कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकता है। तो ये तीनों डिसमिसल कौन से हैं, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर एपिलेंट का डिफ़ॉल्ट है। रूल 11(2) और 17 दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, 11(2) में क्या होता है, कोर्ट ने डेट फिक्स की होती है हेयरिंग के लिए, हेयरिंग किसकी, एपिलेंट की, और तब वो अपेयर नहीं होता। रूल नंबर 17 क्या है, यहाँ पर कौन सी डेट फिक्स है, यहाँ पर कौन सी हेयरिंग है, यहाँ पर एपिलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों के हेयरिंग के लिए डे फिक्स है, ठीक है। और इस डेट को अगर नहीं आता तो फिर डिसमिसल कब होगा, अंडर रूल 17। तो इन तीनों में से किसी रूल के अंडर भी अगर अपील डिसमिस होती है तो एपिलेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इसी एपिलेंट कोर्ट में। एपिलेंट किस बारे में, टू री एडमिट अपील, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में वो क्या चीज़ शो करेगा, सफिशिएंट कॉज शो करेगा। सफिशिएंट कॉज किस किस्म का होना चाहिए, यानी कि कोई रीजनेबल कॉज था, ही वाज बोनाफाइड और अनइंटेंशनली उसी के साथ हुआ, यानी कि उसको कोई सफिशिएंट कॉज देना ज़रूरी है उस एप्लीकेशन के अंदर। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर वो इस एप्लीकेशन से इस सफिशिएंट कॉज से सेटिस्फाई होता है तो वो उस अपील को री एडमिट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑन सच टर्म्स एज इट थिंग्स फिट, यानी कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट कोस्ट का भी ऑर्डर कर सकता है, यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो वो एपिलेंट से कोस्ट भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है री एडमिशन ऑफ अपील की अंडर रूल 19, इसके लिए लिमिटेशन क्या है, आर्टिकल 168 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल, यानी कि जब डिसमिसल का ऑर्डर हुआ है उसके बाद विद इन 30 डेज एपिलेंट को अप्लाई करना चाहिए, विद इन 30 डेज एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए रूल नंबर 19 के अंडर, ताकि इस अपील को री एडमिट किया जा सके। और फिर रूल नंबर 19 का सब रूल 2 क्या बताता है, ये क्या कहता है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट शेल अप्लाई। सेक्शन 5 के हवाले से कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से, यानी कि अगर 30 डेज़ के बाद अगर अपील फाइल की जाएगी तो डिले कंडन हो सकता है, कोई सफिशिएंट कॉज शो किया जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 19 रेमेडी प्रोवाइड करता है अगर अपील डिसमिस होगी बिकॉज ऑफ द डिफ़ॉल्ट ऑफ एपिलेंट अंडर रूल 11, अंडर रूल 17 या अंडर रूल 18, एपिलेंट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द री एडमिशन ऑफ अपील, और उसमें वो सफिशिएंट कॉज शो करेगा। तो फिर उस सफिशिएंट कॉज से अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट उस अपील को री एडमिट करेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 20, ये भी कोर्ट की पावर्स से रिलेटेड है। ये किस तरह की पावर्स हैं, पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। तो रूल नंबर 20 क्या कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो हेयरिंग को एडजर्न कर सकता है एंड डायरेक्ट पर्सन्स अपीयरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट्स, और कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि वो रिस्पोंडेंट्स जो इस अपील के रिजल्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको पार्टी बनाया जाए, यानी कि उनको एज अ रिस्पोंडेंट ऐड किया जाए। रूल नंबर 20 क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये आप वैसे तो ऑर्डर 41 के पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, उस लेक्चर में आपने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब किसी सूट के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होते हैं और उनमें से कोई एक पर्सन जो है अपील फाइल करता है तो कोर्ट इज़ एम्पावर्ड कि वो अगर उस अपील को रिवर्स या वेरी करता है तो वो उन तमाम लोगों के भी, उन तमाम प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट के भी फेवर में उस अपील को रिवर्स या वेरी कर सकता है जो कि उस अपील के अंदर पार्टी नहीं है लेकिन वो ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे, ठीक है। तो रूल नंबर 20 क्या कहता है कि जब एट द टाइम ऑफ हियरिंग कोर्ट को ऐसा लगता है वो पर्सन जो कि सूट के अंदर तो पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर वो पार्टी नहीं है या उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया, लेकिन वो पर्सन्स कैसे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ अपील। अब इंटरेस्टेड लफ्ज़ के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, यानी कि उनके फेवर में भी अपील का डिसीजन आ सकता है या उनके अगेंस्ट भी जो डिसीजन है वो आ सकता है, ठीक है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो पर्सन जो कि सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन इस अपील के अंदर वो पार्टी नहीं है तो कोर्ट इज एम्पावर्ड अंडर रूल 20 के वो ऑर्डर कर सकता है फॉर द एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स।
और ये ऑर्डर कोर्ट सुमोटो भी कर सकता है, यानी खुद से भी कर सकता है, या फिर ऑन द एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? जो कि ऑलरेडी अपील के अंदर जो अपीलेंट या रिस्पोंडेंट मौजूद हैं उनमें से कोई एप्लीकेशन दे सकता है। और एक और चीज़, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स, एडिशन ऑफ एप्लीकेंट्स की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट्स की बात है। तो रूल नंबर 20 बिल्कुल उसी तरह की पावर्स देता है जैसे कि ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर है। ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर भी एडिशन ऑफ पार्टीज़ के हवाले से पावर्स होती हैं। तो रूल 20 एपीलेट कोर्ट की पावर्स के हवाले से बात करता है कि रूल 20 के अंडर कोर्ट इज़ एम्पावर टू ऑर्डर एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। तो रूल नंबर 20 क्या कहता है कि ऑन द डे ऑफ हेयरिंग, यानी कि जिस दिन अपील की हेयरिंग हो रही है उस दिन कोर्ट को लगता है कि वो पर्सन्स जो कि सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन वो अपील के अंदर पार्टी नहीं बनाए गए। कौन सी पार्टी? एज अ रिस्पोंडेंट, ठीक है, लेकिन वो अपील के अंदर पार्टी नहीं बनाए गए। और वो पर्सन्स किस किस्म के हैं? दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ अपील, वो अपील के रिजल्ट में इंटरेस्टेड है, यानी कि उनके फेवर में भी रिजल्ट आ सकता है, अपील का डिसीजन आ सकता है अपील का, या फिर उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। तो कोर्ट इज एम्पावर्ड कि वो हेयरिंग को एडजर्न करेगा ऑन सम फ्यूचर डेट, और ये ऑर्डर करेगा कि उन पर्सन्स को भी एज अ रिस्पोंडेंट ऐड किया जाए। और ये पावर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ये कोर्ट खुद भी एक्सरसाइज कर सकता है सुमोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, यानी कि जो मौजूदा पार्टीज़ हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है एडिशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स के लिए। अब अंडर रूल 20 कोर्ट कब पावर्स एक्सरसाइज करता है? जब वो पर्सन्स सूट के अंदर पार्टी थे लेकिन अपील के अंदर पार्टी नहीं बनाए गए। तो अगर अपील के अंदर कोर्ट को लगता है कि ऐसे पर्सन्स को ऐड करना ज़रूरी लगता है कोर्ट को जो सूट के अंदर पार्टी नहीं है, तो फिर रूल नंबर 20 अप्लाई नहीं होगा। फिर कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स, यानी कि सेक्शन 151 के अंदर ऐसे पर्सन्स को एज अ रिस्पोंडेंट ऐड कर सकता है जो कि ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी नहीं थे, ठीक है। तो जब ओरिजिनल सूट के अंदर पार्टी थे, अपील के अंदर पार्टी नहीं है, तो रूल 20 के अंडर ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर वो सूट के अंदर पार्टी नहीं थे और अपील के अंडर कोर्ट चाहता है कि उनको पार्टी बनाया जाए बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट ऑफ अपील, तो कोर्ट अंडर इट्स इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 151 ऐसे पर्सन्स को एज अ रिस्पोंडेंट ऐड करवा सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 रेमेडी प्रोवाइड करता है रिस्पोंडेंट्स को, जैसे रूल नंबर 19 रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है एप्लेंट्स को, रूल नंबर 21 रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है रिस्पोंडेंट्स को। तो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि अगर ऑन द डे फिक्स फॉर हेयरिंग, जिस दिन अपील की हेयरिंग होनी थी, अगर रिस्पोंडेंट उस डेट को अपेयर नहीं होता, तो अभी आपने रूल 17 सब रूल 2 के अंदर पढ़ा है कि अगर रिस्पोंडेंट उस डेट को अपेयर नहीं होता तो कोर्ट एक्स पार्टी हेयरिंग करेगा। तो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि जब रिस्पोंडेंट अपेयर नहीं होता और कोर्ट ने एक्स पार्टी हियरिंग की और इस तरह होता है, मैटर चलता रहता है और कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन भी दे देता है, यानी कि उस अपील को एक्स पार्टी डिसाइड कर लेता है, तो अंडर रूल 21 रेमेडी देता है रिस्पोंडेंट को, उस रिस्पोंडेंट को जिसके खिलाफ अपील को एक्स पार्टी डिसाइड किया गया है, वो एप्लीकेशन दे सकता है उसी अपीलेट कोर्ट को रिगार्डिंग री हियरिंग ऑफ अपील, यानी कि उस अपील को दोबारा सुना जाए। तो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि अगर रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी अपील डिसाइड हो जाएगी तो रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है, उसी अपीलेट कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है री हियरिंग के लिए। और इस एप्लीकेशन में वो क्या चीज़ शो करेगा? दो चीज़ें शो कर सकता है। पहली तो यह है कि उसको नोटिस सर्व ही नहीं हुआ, नोटिस वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड। दूसरे पॉइंट क्या है कि वो कोई सफिशिएंट कॉज शो करेगा कि वो किसी वजह से, किसी रीजनेबल कॉज की वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सका, ठीक है। तो कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो फिर उस अपील की री हियरिंग करेगा। और यहाँ पर भी वही है कि कोर्ट कोई कंडीशन भी लगा सकता है, कॉस्ट की पेमेंट का भी कह सकता है, ठीक। अब ये जो एप्लीकेशन है री हियरिंग की, ये कब फाइल करनी है? विद इन 30 डेज, यानी कि जब अपील को एक्स पार्टी डिसाइड किया गया है तो उसके बाद विद इन 30 डेज री हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल करेगा रिस्पोंडेंट। ये कहाँ पर मौजूद है? आर्टिकल 169 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और रूल नंबर 21 का भी जो सब रूल है वो भी क्या बताता है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, यानी कि अगर 30 डेज से लेट अगर री हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो अगर कोई सफिशिएंट कॉज होगा तो डिले कंडन किया जा सकता है। तो रूल नंबर 19 के अंदर जो री एडमिशन की एप्लीकेशन देता है एपीलेंट, उसके लिए भी टाइम कितना है? 30 डेज। इसी तरह रूल नंबर 21 के अंदर जब रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन देता है री हियरिंग के लिए, इसका भी टाइम क्या है? 30 डेज। रूल नंबर 19 और रूल नंबर 21 दोनों किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर सेक्शन नंबर 5 एप्लीकेबल है, यानी कि 30 डेज के बाद अगर इस किस्म की एप्लीकेशंस आएंगी तो कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है अगर सफिशिएंट कॉज हो, यानी कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 22। अब ये जो रूल नंबर 22 है ये पिछले जो रूल्स आपने अभी तक पढ़े हैं उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंट है और थोड़ा बहुत लेंथी भी है। तो जनरली क्या होता है, जो पर्सन भी, जो पार्टी भी लोअर कोर्ट के डिसीजन से एग्रीव्ड होती है तो वो अपील फाइल कर सकती है। इस रूल में किसकी बात हो रही है कि जो पर्सन जो एग्रीव्ड है उसने अपील फाइल नहीं की बल्कि जो दूसरी पार्टी है उसने अपील फाइल की है, तब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा?
इसको आप पहले एक एग्जांपल से समझ लें। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान एक सूट चल रहा था, लोअर कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, डिग्री पास की। अब जो लोअर कोर्ट ने जो डिग्री पास की उसके अंदर 4 पॉइंट्स को डिसाइड किया। अब इस तरह है कि जो 2 पॉइंट्स हैं वो ए की फेवर में चले गए और जो 2 पॉइंट्स हैं वो बी की फेवर में चले गए, यानी कि 2 पॉइंट्स से ए एग्रीव्ड है जो बी की फेवर में गए हैं और बी भी उन 2 पॉइंट से एग्रीव्ड है जो कि ए की फेवर में गए हैं। अब क्या होता है, ये जो ए है ये फाइल कर लेता है अपील। ए ने अपील फाइल कर ली लेकिन बी ने अभी अपील फाइल नहीं की, तो रूल नंबर 22 बी के लिए रेमेडी बताता है कि जो बी है जो एग्रीव्ड है, लेकिन इस अपील के अंदर जो ए ने फाइल की इसमें वो क्या है, रिस्पोंडेंट है, लेकिन बी इटसेल्फ अपनी जगह भी उस डिग्री के कुछ पॉइंट से एग्रीव्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल नंबर 22 आपको इसके बारे में गाइड करता है। तो रूल नंबर 22 क्या कहता है कि वो पर्सन जो कि उस डिग्री से एग्रीव्ड है लेकिन उस अपील के अंदर क्या है, वो रिस्पोंडेंट है, तो वो फिर क्या करेगा, वो उस अपील के अंदर क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। क्रॉस ऑब्जेक्शंस किस हवाले से, उन्हीं पॉइंट्स के हवाले से जिसके हवाले से वो एक सेपरेट अपील फाइल कर सकता है। अब रूल नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 22 क्या कहता है कि जब एग्रीव पर्सन जो है उसने अपील फाइल नहीं की, लेकिन वो जो अपील फाइल हुई है उसमें वो क्या है, एज अ रिस्पोंडेंट, ठीक है। और ये कौन सी अपील है, ये किस अपील की बात हो रही है, जो कि उस पार्टी ने फाइल की है बाय एनी अदर पार्टी टू सच डिग्री, यानी उसी डिग्री में जो कोई और पार्टी थी। जैसे यहाँ पर हमने इस डिग्री की बात की, अब इस डिग्री में ए भी पार्टी है, अब इस डिग्री में दोनों पार्टीज हैं ए और बी, लेकिन अपील किसने फाइल की है, ए ने फाइल की है। तो यही बात यहाँ पर भी है। अब रिस्पोंडेंट क्या करेगा, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी जगह पर एग्रीव भी तो है, वो उस डिग्री के कुछ पॉइंट से एग्रीव भी है और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उसकी फेवर में हैं। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट क्या कर सकते हैं, रूल नंबर 22 क्या बताता है, द रिस्पोंडेंट कैन सपोर्ट द डिग्री ऑन पॉइंट्स डिसाइडेड इन हिज फेवर। तो उस डिग्री के अंदर वो पॉइंट्स जो कि उस रिस्पोंडेंट की फेवर में हैं वो उन पॉइंट्स को तो सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ ही कैन ऑल्सो अटैक पॉइंट्स डिसाइडेड अगेंस्ट हिम, वो पॉइंट्स जो कि उसके अगेंस्ट आए हैं उस डिग्री के अंदर, उनके ऊपर भी वो बात कर सकता है। वो किस तरह होगी, बाय फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन। वो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा ऐसे पॉइंट्स के हवाले से जिसके हवाले से वो सेपरेट अपील फाइल कर सकता था। अब आपको इसकी हेडिंग समझ आएगी। अपॉन हेयरिंग, यानी कि जब उस अपील की हेयरिंग हो रही होगी, रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिग्री, रिस्पोंडेंट जो है वो उस डिग्री के ऊपर ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है एज इफ ही हैड प्रीफर्ड सेपरेट अपील, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि उसने एक सेपरेट अपील फाइल की है, ठीक है। तो रूल नंबर 22 क्या कहता है, रूल नंबर 22 कहाँ पर अप्लाई होता है कि जब लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है, तो समझें कि दोनों पार्टीज ही उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर एग्रीव्ड हैं, लेकिन उसमें से अपील किसी एक ने फाइल की है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल डिस्कस की इसको दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान लोअर कोर्ट ने एक मैटर को डिसाइड किया और उस डिग्री के अंदर लोअर कोर्ट ने 4 पॉइंट्स डिसाइड किए, 2 पॉइंट्स ए की फेवर में डिसाइड किए, 2 पॉइंट्स बी की फेवर में डिसाइड किए। अब ये जो ए और बी दोनों हैं ये दोनों ही उस डिग्री से एग्रीव्ड हैं, लेकिन ए ने अपील फाइल कर दी है और ज़ाहिर है इस अपील के अंदर बी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अब बी खुद भी तो अपनी जगह पर उस डिसीजन से एग्रीव्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूल नंबर 22 क्या कहता है कि वो पर्सन जो कि एग्रीव्ड है लेकिन इस मैटर के अंदर वो रिस्पोंडेंट है, तो क्या होगा, रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है, तो रिस्पोंडेंट उन पॉइंट्स को जो कि उसकी फेवर में हैं उनको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा वो पॉइंट्स जो उसके खिलाफ आए हैं उस डिग्री के अंदर, उनके ऊपर वो क्या चीज़ फाइल करेगा, क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। और कितना टाइम है, कितने टाइम के अंदर क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा, जब रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व किया जाएगा रिगार्डिंग अपील, तो विद इन 30 डेज वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा। और एक और चीज़, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन से एग्रीव नहीं है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई भी पॉइंट डिग्री के अंदर डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 22 का सब रूल 2 है, ये किस हवाले से बात करता है, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन की। ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है किस फॉर्म में होंगे, तो ये भी मेमोरेंडम की फॉर्म में होंगे। रूल नंबर 1 यहाँ पर भी अप्लाई होगा, जो रिक्वायरमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ अपील की हैं वही रिक्वायरमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शंस की भी हैं, यानी इसके साथ भी डिक्री जजमेंट वगैरह की कॉपी होगी, सिग्नेचर्स वगैरह होंगे। तो रूल नंबर 1 की तमाम रिक्वायरमेंट्स इस ऑब्जेक्शन के ऊपर, इस क्रॉस ऑब्जेक्शन, इस मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर भी अप्लाई होंगी। फिर उसके बाद रूल 22 का सब रूल 3 है, वो किस हवाले से है, क्रॉस ऑब्जेक्शन की जो कॉपी है उसकी सर्विस के हवाले से। तो इसको कौन सर्व करवा सकता है, रिस्पोंडेंट भी करवा सकता है या फिर जो एपलेट कोर्ट है वो भी करवा सकता है। रिस्पोंडेंट अगर करवाएगा तो फिर वो कोर्ट में एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी जमा कराएगा कि जो एपिलेंट है उसने या उसके प्लीडर ने जो कॉपी ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो रिसीव कर ली है, या फिर जो एपलेट कोर्ट है वो खुद भी कॉपी ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस एपिलेट को सर्व करवा सकता है, ठीक है।
फिर उसके बाद 22 का सब रूल 4 है, वो किस हवाले से क्रॉस ऑब्जेक्शंस अगर फाइल किए गए हैं लेकिन जो ओरिजिनल अपील है, एपिलेंट क्या करता है, उस अपील को विदड्रॉ कर लेता है या फिर कोर्ट उस अपील को डिसमिस कर लेता है, ओरिजिनल अपील को डिसमिस कर लेता है, तो फिर क्या होगा, उन ऑब्जेक्शंस का क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्शंस अपनी जगह पर ही रहेंगे और उन ऑब्जेक्शंस को कोर्ट सुनेगा भी और उसके ऊपर डिसीजन भी देगा। फिर उसके बाद है सब रूल 5, वो किस हवाले से एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पॉपर अपील्स, यानी कि जो प्रोविजंस पॉपर अपील से रेलेवेंट है वो भी यहाँ पर इस क्रॉस ऑब्जेक्शन में अप्लाई हो सकते हैं। तो पॉपर अपील किस हवाले से है कि कोई भी पर्सन जब एज अ पॉपर या फिर इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल करता है तो क्या करता है, वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ एक एप्लीकेशन भी देता है, ही इज़ अनएबल टू पे कोर्ट फीस, और उसे एज अ पॉपर या इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल करने की इजाज़त दी जाए। तो बिल्कुल इसी तरह अगर वो पर्सन क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाह रहा है तो क्रॉस ऑब्जेक्शंस जब वो फाइल करेगा तो इसके साथ भी वो एप्लीकेशन दे सकता है, वैसी ही एप्लीकेशन जैसी कि एक इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल करते हुए देता है। ठीक है, तो सब रूल 5 क्या कहता है कि जो पॉपर अपील से रेलेवेंट जो प्रोविजंस हैं वो क्रॉस ऑब्जेक्शंस के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट एज अ पॉपर भी क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।